नमस्कार। अगर भारत को समझना है तो सबसे पहले इसकी नदियों को समझना होगा। ये सिर्फ पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि ये वो जीवन रेखाएं हैं जिन्होंने हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी जिंदगी को आकार दिया है। तो आज हम इन्हीं नदियों के साथ एक सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि हमारी पहचान नदियों से कैसे जुड़ी है। फिर उत्तर में सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र के विशाल तंत्र को जानेंगे। वहां से हम दक्षिण भारत की जीवन रेखाओं की ओर बढ़ेंगे और आखिर में इन नदियों के भविष्य से जुड़ी चुनौतियों पर बात करेंगे। ये रिश्ता कितना गहरा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि हमारे देश का नाम इंडिया वो भी सिंधु नदी के नाम पर ही पड़ा है। संस्कृत के शब्द सिंधु से ही हिंदू और फिर इंडिया बना। मतलब हमारी पहचान की जड़ें इन नदियों से कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से हमारी सभ्यता ने आंखें खोलीं। सिंधु नदी के किनारे, जिसे हमारी सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले इसी सिंधु नदी के किनारे दुनिया की सबसे पहली और सबसे उन्नत शहरी सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता फल फूल रही थी। उनके शहरों में कुएं, स्नानागार और यहाँ तक कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी थे। वाकई उस जमाने की इंजीनियरिंग का ये एक बेजोड़ नमूना था। पर सिंधु अकेली नहीं है, ये 6 शक्तिशाली नदियों का एक पूरा परिवार है। सिंधु, जो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, इस परिवार की मुखिया है। और झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज इसकी 5 अहम साथी नदियां हैं। और ये नदियां कितनी विशाल हैं, ये देखिए। ये सब की सब हिमालय की गोद से निकलती हैं। जैसे चिनाब, जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से अपना सफर शुरू करती है। और सतलुज, जो मानसरोवर के पास राकसताल से निकलती है। ये सब मिलकर उत्तर भारत की जमीन को सींचती हैं। ये नदियां आज भी उतनी ही अहम हैं, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए जीवन का स्रोत हैं। इसीलिए 1960 में हुई सिंधु जल संधि इनके पानी के बंटवारे को नियंत्रित करती है, जो 2 देशों के बीच सहयोग की एक बड़ी मिसाल है। अब सिंधु से आगे बढ़कर चलते हैं भारत के दिल की धड़कन की ओर, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये करोड़ों लोगों की आस्था और संस्कृति की बहती हुई धाराएं हैं। गंगा की कहानी भी इसके जन्म से ही बहुत खास है। विज्ञान के हिसाब से इसकी मुख्य धारा अलकनंदा है, लेकिन हमारी कथाओं में भागीरथी को इसका स्रोत माना जाता है, जो गंगोत्री के पास गोमुख से निकलती है। और जब देवप्रयाग में ये दोनों धाराएं मिलती हैं, तब बनती है हमारी पवित्र गंगा। 2500 किलोमीटर से भी लंबा सफर। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी दूरी है। उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर ये उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के विशाल मैदानों को सींचती है और अपने किनारों पर करोड़ों जिंदगियों को पालती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की मंजिल एक है, पर रास्ते कितने अलग-अलग हैं। गंगा निकलती है गंगोत्री से, तो ब्रह्मपुत्र का जन्म होता है तिब्बत में, मानसरोवर के पास, जहां उसे सांगपो कहते हैं। भारत में आकर ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है और बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, जहां ये गंगा से मिलती है, जिसे वहां पद्मा कहते हैं। अच्छा, अब उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं। यहाँ की नदियां हिमालय की नदियों से थोड़ी अलग हैं। ये बर्फ से नहीं, बल्कि पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर करती हैं। जैसे उत्तर में गंगा का महत्व है, वैसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी का। इसीलिए तो इसे प्यार से दक्षिण गंगा भी कहते हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर एक बहुत बड़े इलाके में खेती और जीवन का आधार बनती है। गोदावरी के साथ साथ कृष्णा और कावेरी भी दक्षिण भारत की शान है। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये तीनों ही जीवनदायिनी नदियां पश्चिमी घाट के पहाड़ों से जन्म लेती हैं, जो इस पूरे क्षेत्र के लिए पानी का एक अनमोल खजाना है। हमने इन नदियों की शान तो देख ली, इनके इतिहास को भी समझ लिया, लेकिन अब बात करते हैं इनके भविष्य की, जो थोड़ा चिंताजनक है और हम सबसे जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो नदियां हमें जीवन देते हैं, आज वो खुद खतरे में हैं। शहरों और फैक्ट्रियों का बढ़ता प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन की वजह से पिघलते ग्लेशियर और बिगड़ता हुआ मॉनसून और पानी को लेकर बढ़ते विवाद, ये सब इनके अस्तित्व पर एक सवालिया निशान लगा रहे हैं। हजारों सालों से इन नदियों ने हमें पाला है। अब सवाल ये उठता है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें कैसे बचाएंगे।
ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं, ये हमारी अपनी सभ्यता के भविष्य को बचाने की जिम्मेदारी है।